चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में टोटल 13 चैप्टर हैं, सॉरी टोटल 14 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, 13 हाइड्रोकार्बन एंड 14 इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। 3 चैप्टर बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक principles and techniques, some basic principles and techniques। चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स को लेके ज़रूर है, लेकिन ये चैप्टर एक प्रकार से कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। इस चैप्टर में आप लोग क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में आप लोग सीखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती कैसे हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कैसे करती हैं, बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आता है कि कंपाउंड स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ना क्या क्या है इसको समझ जाइए आप लोग। पहले सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, इसी को बोलते हैं GOC। यही चैप्टर कहलाता है GOC, जिसको बोला जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में समझिए आप लोग। हर एक चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, तो भी स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन से। इसमें आपको यही समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, बस यहीं तक इसमें समझना है। इसके बाद आ जाता है इसका क्या, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद आप लोग पढ़ेंगे इसमें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद इसमें आएगा, स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ से स्टार्ट होगा और रिएक्शन मैकेनिज्म को भी 2 पार्ट में बांटा गया, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 और 2। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप पढ़ते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स स्टेबिलिटी किस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के थ्रू गेन करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ये सब इसमें आप सीखेंगे हम लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म 1। अब रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको समझ जाइए आप। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन के बाद पढ़ेंगे क्या आप, अटैकिंग मॉलिक्यूल, सॉरी अटैकिंग रिएजेंट्स। मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे हम लोग, अटैकिंग रिएजेंट। एक्चुअली मॉलिक्यूल ही अटैक करता है और जो मॉलिक्यूल अटैक करता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही कहलाते हैं क्या, अटैकिंग रिएजेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद एक्चुअली ये टॉटोमेरिज्म जो है एक टाइप का आइसोमेरिज्म ही है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, लेकिन इसको हम बाद में क्यों पढ़ रहे हैं कि इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए सबसे बाद में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, टॉटोमेरिज्म। यहाँ तक पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ रिएक्शन समझ में आने लगेगा। जब रिएक्शन समझ में आने लगेगा तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 पे चलेंगे।
रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, आप इसमें पढ़ेंगे आप लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब रिएक्शंस कितने टाइप का होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सबसे पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट होगा हमारा एडिशन रिएक्शन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और लास्ट आइसोमेराइजेशन। और यहाँ आके हमारा जीओसी ख़त्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग ये समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहा गया, दूसरा कुछ क्यों नहीं कहा गया। एक्चुअली क्या हुआ, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी 89 के पहले या 89 में पहला थ्योरी आया था वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको बर्जीलियस ने दिया था। उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं टोटली वो लिविंग सेल्स से मिल सकते हैं, चाहे प्लांट्स से चाहे एनिमल से। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, प्रोटीन्स की ज़रूरत है तो कोई से कारोबार कीजिए, किसी जानवर को मारिए और खा लीजिए। तो मतलब टोटल आपको किस पे, लिविंग के ऑर्गन से मिलता था। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे सब लिविंग के ऑर्गन से मिलते थे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन आज के रेफरेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस बात से कहीं भी कोई बिलोंग नहीं करता है। क्योंकि पहला जब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना तेज़ी से बढ़ा कि जिस टाइम मतलब कहीं कहीं किसी बुकों में भी लिखा है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट बना तो नियर अबाउट 700 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे और गिनती के 8-10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। लेकिन आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब वो 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो आज ये डेफिनेशन कहीं से आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके जो बात कहा गया था कि लिविंग के ऑर्गन से मिलते, इसलिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाए और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाए, ये डेफिनेशन कहीं से फिट नहीं बैठता है। तो हम इंट्रोडक्शन में शुरुआत करेंगे कहाँ से, हम वाइटल फोर्स थ्योरी से। पहला थ्योरी आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये आया था 89 में। इस थ्योरी को दिया था किसने, गिवन बाय बर्जीलियस। इसको दिया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने क्या कहा था, इसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot be prepared in lab। पॉइंट नंबर 2 इसका क्या था, उसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में नहीं बना सकते, तो कहाँ से निकालेंगे आप लोग, तो टोटली कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, लिविंग सेल से। तो मतलब इट कैन बी obtained only from लिविंग सेल्स। अब ये लिविंग सेल्स से बनते हैं, लिविंग सेल से निकलते हैं, तो आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड काम करता है, तो कोई बॉन्ड नहीं। इसने बोला कि मिस्टीरियस फोर्स होता है। तो लिख क्या कहा उसने, अ मिस्टीरियस फोर्स एक्ट बिटवीन एटम्स और molecules of compounds
ये तो 89 का वो समय था जब बॉन्ड का भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, वीक बॉन्ड कौन है। तो उसने बोला कि हाँ, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो कौन सा है, मिस्टीरियस फोर्स है। उस समय के कुछ कंपाउंड्स कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एमिनो एसिड्स, यही कुछ कंपाउंड्स के बारे में पता था जो लिविंग सेल से मिला हुआ था। तो ये था इसका कौन सा फर्स्ट थ्योरी, VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये फर्स्ट थ्योरी था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट। देखो 89 में बर्जीलियस का थ्योरी आया और 1828 में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन गया, है ना। तो अगर हम लोग कहें फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड which prepared in laboratory, क्या फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, जिसको लैब में बनाया गया था। कब, 18 ईयर कौन सा था इसका, 1828। इसको बनाया था किसने, प्रिपेयर्ड बाय एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक ओलर। फ्रेडरिक ओलर एक जर्मन केमिस्ट था, इसने पहला बनाया था। किसके थ्रू बनाया था इसने किसका यूज किया था, इसका प्रोसीजर क्या था, इसका मेथड था बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। इसने क्या किया कि यूरिन के कल्चर से यूरिन के कल्चर से अमोनियम साइनेट निकाला, है ना। यूरिन में से क्या निकाला, अमोनियम साइनेट निकाला, उसको हीट किया तो क्या बन गया, उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ और क्या बन गया, यूरिया बन गया। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO, और इसको उसने सिर्फ क्या किया, हीट किया, तो हीट किया तो क्या बन गया, यूरिया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से मतलब क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम का माइग्रेशन, NH2CO NH2, ये बन गया यूरिया। चूँकि ये इसका यूरिया नाम इसलिए पड़ा कि इसको अमोनियम साइनेट को किससे ऑब्टेंड किया गया था, किससे निकाला गया था, यूरिन से, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, यूरिया बोल दिया गया। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लैब में बनाया गया। कब बनाया गया, 1828 में बनाया गया। किसने बनाया, होलर ने बनाया। कौन, कहाँ का था ये, जर्मनी का था। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लैब में बन गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन भी सामने आ गया। तब क्या कहा गया, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन ये हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड derivatives of hydrocarbons are called as organic compound, are called as
ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉडर्न डेफिनेशन भी कह सकते हो इसको। आज इसी डेफिनेशन पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे समझो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मीथेन CH4, हाइड्रोकार्बन दो होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का पहला एल्केन, एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन CH4, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें का डेरिवेटिव कैसे बनता है, इसका H को आप हटा दो, एल्केन किसी भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बनाने का तरीका एक ही है कि उसमें से H को रिप्लेस करो और किसी फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूट्स को उसमें ऐड कर दो। जैसे यहाँ से एक H को रिप्लेस कर दिया गया तो क्या बन गया है CH3, और यहाँ पे एक क्लोराइड ग्रुप जोड़ दिया, मिथाइल क्लोराइड। ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि मीथेन का डेरिवेटिव है। यहाँ से 2H को रिप्लेस किया गया और 2Cl ऐड कर दिया गया। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि मीथेन का डेरिवेटिव है। उसमें से 3H को रिप्लेस किया गया और 3Cl को ऐड कर दिया गया। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाई, क्योंकि ये मीथेन का डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है। और इसमें से चारों H को हटा दिया गया, मतलब एक क्लोरोफॉर्म है, और क्या जोड़ दिएगा CCl4, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये भी मीथेन का डेरिवेटिव है, भले इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो क्या है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आया? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बात तो समझ में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन है, भले हाइड्रोजन नहीं, कार्बन तो होगा, है ना। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी कंपाउंड में अगर कार्बन दिख जाए तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दें, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसको भी समझ लो आप लोग। कि जैसे लिख सकते हो आप लोग, सम कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, सम कंपाउंड्स हैविंग कार्बन बट these are not considered as organic compound, organic compound। जैसे मेटल साइनाइड, जितने भी मेटल साइनाइड है सब में कार्बन होगा लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जैसे सोडियम साइनाइड NaCN, कार्बन है इसमें लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ना तो ये हाइड्रोकार्बन है ना ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ना इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्डिंग है। पोटेशियम साइनाइड KCN, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मेटल साइनाइड है। मतलब जितनी भी मेटल का साइनाइड होगा सब इसमें नहीं आएगा। इसके बाद मेटल कार्बाइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट भी इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कार्बन तो है लेकिन ना ये हाइड्रोकार्बन है ना हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ना हाइड्रोकार्बन है ना हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। एक भी मेटल कार्बोनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं होंगे। मेटल कार्बाइड, मेटल कार्बाइड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे CaC2। कैल्शियम कार्बाइड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। फिर मेटल बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ना ये हाइड्रोकार्बन है ना हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ना इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्डिंग है। इसको हम एक कार्बोनिक एसिड का फार्मूला लिखेंगे, इसमें समझ लेंगे कैसे बॉन्डिंग नहीं है। कोई मेटल कार्बोनेट इस एग्जाम्पल में नहीं आएगा, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आएगा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन तो है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड कार्बोनिक एसिड। चलिए GOC का अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं अभी हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन दो बेस पे किया जा सकता है। पहला बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, और सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन चेन, दो बेस पे से क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा देखते हैं? बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, एक रेडिकल वाला पार्ट होता है और एक फंक्शनल ग्रुप वाला। अगर कहें हम अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला होता है कौन सा? रेडिकल वाला पार्ट, जिसको आप R से शो कर सकते हो, और दूसरा पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग Z से शो कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि Z से शो किया जाए, लेकिन हम लोग Z से शो कर दे रहे हैं। मतलब कह सकते हो RZ। R हो गया रेडिकल और Z हो गया क्या? फंक्शनल ग्रुप। ये जो Z फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शन में पार्टिसिपेट करे, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा Z, मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? जैसे यहाँ पे अगर रेडिकल को मोलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएं और फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करें तो एक सीरीज मिलता है, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या किया जाता है? इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज में क्लासिफाई किया गया है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड इन होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड को होमोलोगस सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है। अब समझो होमोलोगस सीरीज क्या होता है। पहले होमोलोगस सीरीज मीन्स कह सकते हो अ सीरीज ऑफ सिमिलर functional group according to increasing order of molar mass। किसी सिमिलर फंक्शनल ग्रुप वालों को उसके मोलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करोगे तो एक सीरीज मिल जाएगा। उसको क्या बोलोगे आप? होमोलोगस सीरीज। इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इतना लिख लें आप लोग। चलिए होमोलोगस सीरीज को कुछ एग्जांपल्स में समझ लेते हैं हम लोग ज़्यादा, है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल हम होमोलोगस सीरीज देखते हैं किसका? अल्केन का। अल्केन का कॉमन फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये इसका कॉमन फार्मूला होता है। अब इसका एक
अलग अलग इसके मेंबर्स देखें तो C1 N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, C1 होगा तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और +2 कितना हो जाएगा 4 CH4। C2 होगा तो क्या हो जाएगा, अगर C2 लिख देता हूँ तो H कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6। C3 हो जाएगा तो H कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 8। C4 होगा तो H कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 10 और C5 होगा तो H कितना हो जाएगा 12। ठीक, ये अल्केन का हो गया। ऐसे ही अल्कीन का देखिए आप, अल्कीन का कॉमन फार्मूला क्या होता है CnH2n। ठीक, अल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे देखें अगर हम तो C2 तो H कितना 2 2 जा 4, C3 तो H कितना 6, C4 तो H 8, C5 H 10, C6 H 12। अल्काइन, अल्काइन का कॉमन फार्मूला CnH2n -2। ये अल्काइन का कॉमन फार्मूला है। 2 को प्लस किया, 2 को निकाल दिया और 2 माइनस कर दिया, है ना। तो ये हो जाएगा। इसका भी, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 2 होता है। इसके कुछ मेंबर्स अगर हम लोग देखें तो C2 तो 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना हो गया 2। C3 तो 3 2 जा 6, 6 - 2 4। C4 4 2 जा 8, 8 - 2 6। C5 5 2 जा 10, 10 - 2 8 एंड C6 6 2 जा 12, 12 - 2 10। और लास्ट एक अल्कोहल का देख लेते हैं, इसी में हम इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे। अल्कोहल, अल्कोहल को देख लेते हैं हम लोग CnH2n +1 OH। एक्चुअली अल्कोहल एल्केन का डेरिवेटिव है और मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन किसी ग्रुप से या ग्रुप ऑफ एटम से कैसे हो जाता है रिप्लेस हो जाता है। यहाँ से एक H निकला तो क्या हो गया CnH2n +1, उसकी जगह क्या आ गया OH ग्रुप आ गया, तो क्या बन गया एल्कोहल। यहाँ देखते हैं C1 तो H कितना 2 1 जा 2 और 1 3 CH3OH। C2 तो H कितना 5 OH। C3 तो H कितना 7 OH। C4 4 2 जा 8 और 1 9। C5 5 2 जा 10 और 1 11 OH। ठीक, ये हो गया कि होमोलोगस सीरीज। अगर इस होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम लोग तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि सारे होमोलोगस मेंबर को आप एक ही फार्मूले से, एक ही कॉमन फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये सब एक दूसरे सब एल्केन ही है, ये एल्केन के अलग अलग मेंबर है, ये सब अल्कीन है, ये सब क्या है अल्काइन और सब क्या है अल्कोहल है। मतलब एक ही सीरीज के अलग अलग मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं होमोलोगी होते हैं। तो मतलब कह सकते हो फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा द मेंबर्स of series known as होमोलोग्यू। सब क्या कहलाते हैं होमोलोग्यू कहलाते हैं। होमोलोग्यू ऑफ ईच अदर फर्स्ट। सेकंड, ऑल मेंबर्स can be represented by single common formula। जिससे समझ सकते हो इस सभी मेंबर्स को आप किससे शो कर सकते हो CnH2n +2 से। इन सबका कॉमन फार्मूला क्या हो गया ए हो गया। इन सब का अल्काइन के सारे मेंबर का कॉमन फार्मूला क्या हो गया ए हो गया। और अल्कोहल के सारे मेंबर्स का कॉमन फार्मूला क्या हो गया ए हो गया। थर्ड पॉइंट्स, क्योंकि देखो इसमें सारे मेंबर्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें सारे मेंबर्स में क्या होगा OH ग्रुप होगा। सारे मेंबर्स में क्या होगा
OH ग्रुप होगा। मतलब क्या है कि इनका फंक्शनल रूप चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शनल रूप सेम है सब में। इसमें फंक्शनल रूप सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें OH। फंक्शनल रूप सेम है तो मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। तो मतलब ऑल मेंबर्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए कि अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम लोग। इसका अगला देखें हम लोग होमोलोगस सीरीज में, इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। देखो सारे होमोलोगस मेंबर्स में, सारे होमोलोगी में मतलब इस सीरीज के में एक ही, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में डबल बॉन्ड है, सब में ट्रिपल बॉन्ड है और सब में OH ग्रुप है। मतलब फंक्शनल रूप चेंज नहीं हो रहा है। फंक्शनल रूप चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, सबको एक कॉमन मेथड से बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब कह सकते हो ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड by similar methods। समझ सकते हो, जैसे हमें अल्काइल हैलाइड से हम KOH का एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो क्या बन सकता है, CH3OH बन सकता है, C2H5 भी बन सकता है, C3H7 भी बन सकता है, C4H9OH भी बन सकता है और C5H11OH भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि अल्काइल हैलाइड में जो रेडिकल लिया गया है वो कौन सा है, वो मिथाइल है कि इथाइल है कि प्रोपाइल है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिस मेथड से मिथाइल अल्कोहल बनेगा उसी मेथड से इथाइल अल्कोहल भी बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, उसके लिए कोई अलग से मेथड यूज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला नेक्स्ट पॉइंट, दो होमोलोगस सीरीज के बीच में, है ना, जैसे किसी भी दो होमोलोगस मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का, है ना। टू मेंबर्स ऑफ सीरीज हैविंग CH2 यूनिट डिफरेंस। इससे बात समझ सकते हो, ये CH4 है, इसमें अगर मैं CH2 को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 4 और 2 6। अगर इसमें मैं CH2 को प्लस कर दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 6 और 2 8। फिर इसमें CH2 को 4 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, C4H10। सेम कहानी यहाँ पे भी होगा, सेम यही होगा। CH2 इसमें ऐड कर दिया मैंने, C1 और 1 कितना हो गया 2, 3 और 2 कितना हो गया 5। समझ में आ रहा है, दो मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखो पहले CH2 को समझो, अगर मैं CH2 का मोलर मास कहूँगा तो कितना होगा, C का कितना होता है 12, एटॉमिक मास 12 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन 2, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। मतलब कह सकते हो एक मेंबर से जब आप दूसरे मेंबर में जा रहे हो तो मोलर मास का कितने का डिफरेंस आएगा, 14 का आएगा। क्योंकि डिफरेंस कितने का है, CH2 का ही तो डिफरेंस है। एक मेंबर और दो मेंबर में कितने, फर्स्ट और सेकंड मेंबर में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। सेकंड और थर्ड में CH2 का, मतलब CH2 का मोलर मास कितना है 14 है। इसका जो मोलर मास निकालोगे तो उससे 14 ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 को ही आ रहा है ना। तो हम कह सकते हो कि आप टू मेंबर्स ऑफ सीरीज हैविंग 14 मोलर मास डिफरेंस, 14 मोलर मास डिफरेंस। ठीक, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया पूरा होमोलोगस सीरीज का। ठीक, तो सिंपल सा बात है, समझ लो कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक ही फंक्शनल रूप को मोलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो एक सीरीज मिल जाता है, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। उस सीरीज में मेंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगी होते हैं, और चूँकि उनमें फंक्शनल रूप सेम होता है तो उनको सिमिलर मेथड से आप बना सकते हो। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्यों, क्योंकि उनमें फंक्शनल रूप सेम है। हाँ, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअली चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि उनके मोलर मास ग्रेजुअली चेंज होते जा रहे हैं।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इसमें ग्रेजुअली चेंज हो जाता है। इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इनका कॉमन फार्मूला सेम होता है। बस यही होमोलोगस सीरीज के बारे में समझना था हमें।